लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। ठीक है बच्चे, चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको बताया कि इसकी साल जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ना इन चैप्टर्स के बच्चों को कभी कभार कंफ्यूजिंग लगते हैं। तो चैप्टर 1 का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस इज प्री ब्रिटिश एरा से लेकर इंडिपेंडेंस तक का है। ये 2-4 साल। ठीक है, प्लस कितने इयर्स और उसके 3 इयर्स, राइट। उसके बाद चैप्टर 2 आपको बताएगा कि हमने एज एन इंडियन इकोनॉमी क्या क्या इश्यूज जो है वो फेस करे और उनको किस तरीके से कोप अप करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म्स हमने अडॉप्ट किए। ठीक है, और किस तरह की हमारी इकोनॉमी रही है। सो ये जो टाइम पीरियड है ये 1950 टू 1990 है। वैसे तो बेस्ट पार्ट ये है कि आप इस चैप्टर को, मतलब इन तीनों चैप्टर्स को आप चैप्टर नंबर 2 के अगर आपने ईयर लर्न कर लिया तो उससे पहले का बच्चे हमारा चैप्टर 1 है, उसके बाद का हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, 1991 की जो पॉलिसीज हैं LPG, ठीक है बच्चे, वो हमारे चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट है। सो अभी जो हम कर रहे हैं, जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया, दैट इज चैप्टर नंबर 2, जो कि कौन से सालों के बारे में बात करता है, 1950 टू 1990s। बच्चे फिर हमारे को ये बताया गया, हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द डिफरेंट सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। दे आर द सेम जो हमने +1 में किए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। उसके बाद हमने कहा कि कितने टाइप्स की हमारे पास इकोनॉमीज हैं। अगेन there are 3 types of economies in the world: capitalist, socialist and mixed. And what pattern has the Indian economy adopted? It has adopted the mixed economic factor, which says that there is government as well as private sector. They both coexist together, right? So yeah, then we learned about हमारा पीसी महाना लॉबस जी के बारे में। एंड देन कि हमारी जो प्लानिंग कमीशन है वो 1950 में, ये देखेंगे, ये मैंने आपको कहा भी था, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको ये साल लर्न करना है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है कि कौन सा साल था बच्चे, 1948। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इस टाइम जो है हमारी लॉन्च हुई थी बच्चे। उसके बाद जो एक हमारी प्लानिंग कमीशन है, इसको रिप्लेस किसने किया है, नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या था, बोलेंगे बच्चे प्लीज। नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा बेटा, आए भी तो है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, एटलीस्ट ही ट्राई। National Institution for Transforming India, which came into existence on the 1st of January 2015, right? और जो प्लानिंग कमीशन था बच्चे, उसका चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। बट फर्स्ट चेयरमैन इसका कौन था, पीसी महानलोबिश्री थे। ठीक है, और उसके बाद व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग, ये भी हमने कल उस दिन क्लास में लर्न कर लिया था। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। उसके अलावा अगर कोई भी लड़ाई हो रही है, कोई भी इशू इंटरसेक्टोरल या डिपार्टमेंटल इश्यूज अराइज हो रहे हैं, तो उसकी एक जगह देता है, एक फोरम देता है जहां पे ये जो इश्यूज है इसको रिजॉल्व कर दिया जाए। लास्ट, जो उनसे सेक्शंस हमारी सोसाइटी की बेनिफिट नहीं हो रहे थे ड्यू टू इकोनॉमिक प्लानिंग, नीति आयोग को ये वो दिया गया कि उसको हेल्प करनी चाहिए उन पर्टिकुलर सेक्शंस को, राइट। फिर मानव लॉबस जी के बारे में हमने रीड किया कि ये सॉरी, कि इनकी जो थिंकिंग है इसको बहुत ज्यादा सराहा गया है बच्चे थ्रू आउट, स्पेशली फ्रॉम दिस पीरियड लाइक 1950s के बाद से, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे हमारे को इम्पोर्टेंट कह लो कि कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं टुवर्ड्स स्टैटिस्टिक्स। एंड इन्होंने जो लोग रिकॉग्नाइज किए थे स्टार्टिंग में इंडिया में, जिनको बुला के इन्होंने कहा था कि हाँ वो लेट्स हेल्प एंड सेट अप अ फ्यू प्लानिंग कमीशन के बारे में, राइट। उन लोगों को बाद में नोबेल प्राइज भी दिए गए। ठीक है,
तो ये कहा गया था कि ही इज द आर्किटेक्ट, ही इज द आर्किटेक्ट, आई थिंक मैंने अंडरलाइन भी कराया था, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद बच्चे इन्होंने दो चीजें शुरू की थी, एक तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और दूसरा एक जर्नल जिसका नाम है संख्या। ठीक है। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लान ऑब्जेक्टिव्स दोनों हमने कर लिए थे बच्चे। फिर हमने कहा था कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। एक तो ये था कि पॉवर्टी के सर्कल को, जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, उसको ब्रेक करना था। सोशल इंटरेस्ट को हमने इंपॉर्टेंस देना था ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। उसके बाद जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास पैसे हैं, चीजें हैं, सामान है, उसको परफेक्टली यूटिलाइज करना है, मतलब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करनी थी बच्चे। फिर हमारे को कैपिटल फॉर्मेशन का रेट, व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन, इंक्रीज या एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, मतलब एक तरह की इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है इकोनॉमी में और इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना है। ठीक है। मुझे तो 5 ईयर प्लान से इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को हटा के इंडिया को डेवलप कराना चाहते थे, वीकर सेक्शंस को ध्यान रखे, कहते थे कि इन लोगों को हमारे को और स्ट्रेंथन करना है। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे बच्चे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। और उन्होंने ही इन 5 ईयर प्लान्स को लॉन्च किया था, जो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा कब आया था? 1 अप्रैल 1951 टू 1956। देन बच्चे इसमें बहुत सारे डिफरेंट गोल्स दिए गए थे जिसको हमने इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू अचीव किया। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बेसिक गोल्स ऑफ द प्लानिंग वर एफ जेम्स। एफ जेम्स मैंने आपको कहा ऐसे लर्न करना है और ये आता ही आता है। यूजुअली ये जो है ऐसे बोल दिया जाएगा कि सेल्फ रिलायंस फंक्शन जो है इंडियन इकोनॉमी का या इकोनॉमिक प्लानिंग का एक्सप्लेन करो, इक्विटी समझाओ, मॉडर्नाइजेशन समझाओ, ग्रोथ समझाओ, फुल एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी हो सकता है। राइट। तो ये हमने एज अ सेपरेट क्वेश्चन हर पॉइंट को लर्न करना है। वाई? बिकॉज दिस कैन बी आज एज अ 3 to 4 मार्कर। ठीक है। एनी पॉइंट, एनी ऑफ दीज। राइट। अगर यूजुअली ऐसे कभी भी नहीं आएगा कि व्हाट आर द बेसिक गोल्स लिस्ट है, ऐसा नहीं आता। यूजुअली जो देखा जाता है वो आपको एक स्पेसिफिक गोल दे देंगे, कहेंगे सेल्फ रिलायंस या सेल्फ सफिशिएंसी एक्सप्लेन करो। ठीक है। या फिर आपको बोल देंगे ग्रोथ समझाओ, मॉडर्नाइजेशन समझाओ। ठीक है। तो बच्चा एक पर्टिकुलर कोई भी आ सकता है, इसलिए हम कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ सकते, देर आर ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट। सो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कवर किया था, एक तो हमने ग्रोथ कवर किया था और फुल एम्प्लॉयमेंट कवर किया था। सो ग्रोथ रिवाइज कर लेते हैं बच्चे। स्टैग्नेशन की वजह से हमारे को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या था कि हमारे को वो स्टेबिलिटी को ब्रेक करके हमारे को ऊपर ग्रो करना था, ग्रोथ चाहिए थी। सो बच्चे ग्रोथ का मतलब क्या है कि आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी। कैसे? गुड्स एंड सर्विसेज आप बढ़िया बनाओ कंट्री में। ठीक है। और उसको अपनी कंट्री और बाहर दोनों जगह बेचो। सेकेंड, बोल रहे हैं ग्रोथ का मतलब क्या है? या तो लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, जो कि मैंने आपको बताया प्रोडक्टिव कैपिटल मतलब या तो आप प्राइमरी सेक्टर को इम्प्रूव करो, और लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज मतलब टर्शरी सेक्टर को इम्प्रूव करो, या फिर एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज, दैट मीन्स आप अपने सेकेंडरी सेक्टर को इम्प्रूव करो। ये तीनों चीजें जो है ग्रोथ इंप्लाई करती है। क्या क्या? प्रोडक्टिव कैपिटल का लार्जर स्टॉक रखो, जो हमारी सर्विसेज हैं, सपोर्टिव सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, इन सबको इम्प्रूव करो। थर्ड ये था कि या तो आप इंक्रीज क्या करो, प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। ठीक है। एंड व्हाट इज अ बेसिक इंडिकेटर जिससे आप ग्रोथ को मेजर करते हो? दैट इज द जीडीपी। यही हमने नेशनल इनकम में लर्न किया। सो बच्चे गुड इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर कौन सा होता है? स्टेडी, स्टेडी इंक्रीज। स्टेडी मतलब अगर 1% से इंक्रीज हो रहा है तो एवरी टाइम माई जीडीपी शुड बी इंक्रीजिंग विथ एटलीस्ट 1%। राइट। सो कह रहे स्टेडी ग्रोथ इन जीडीपी एक इंडिकेटर है जो कि ये बताता है कि हाँ हम ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद जीडीपी क्या है? वही सेम डेफिनेशन, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं इन द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year. Increase in GDP or availability of goods and services enable people to have more rich and a varied lifestyle. मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाता है, अमीर हो जाते हैं लोग, अफ्लुएंट होता है, उनके पास क्वालिटी
मतलब परचेज करने के लिए, गुड्स परचेज करने के लिए उनके पास साधन अच्छे रहते हैं, राइट। फिर जीडीपी ऑफ द कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। ऐसे करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता था, जीडीपी फ्रॉम या वैल्यू एडिशन फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, वैल्यूडेशन फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यूडेशन फ्रॉम टर्शियरी सेक्टर। सबको आप ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, वैल्यू एडिशन आ जाती है, एक्चुअल में ग्रॉस वैल्यू एडेड, राइट। कह रहे कुछ कंट्रीज में एग्रीकल्चर की ग्रोथ ज्यादा है, मतलब जीडीपी की टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर इज मोर, वाइल बाकी सारे जो सेक्टर्स हैं टर्शरी सेकेंडरी उससे इतनी नहीं है, जस्ट लाइक इंडिया। इंडिया में जो हमारी बच्चे ग्रोथ है दैट इज लोप साइडेड। लोप साइडेड मतलब हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर तो बहुत बढ़िया कर रहा था, उसके बाद बच्चे हमारे पास आना क्या चाहिए था, यूजुअली पैटर्न्स क्या होते हैं ग्रोथ के, कि पहले एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव होता है, फिर प्रोडक्शन सेक्टर या इंडस्ट्रीज हमारी इंप्रूव करती है जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, एंड देन टर्शरी सेक्टर इंप्रूव करता है। बट हमारी कंट्री में पहले एग्रीकल्चर के बाद टर्शरी सेक्टर ने ग्रोथ दिखाई है, और अभी भी हमारा सेकेंडरी सेक्टर उस ग्रोथ लेवल को अचीव नहीं कर पाया, राइट। अब यही लिखा है कि कुछ सेक्टर, कुछ कंट्रीज में एग्रीकल्चर बढ़िया करता है और कुछ कुछ में सर्विस सेक्टर करता है, किसी में इंडस्ट्रियल भी करता है, डिपेंड करता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर मेक्स अप द स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। और अगर मैं हर एक सेक्टर की कंट्रीब्यूशन देखूं तो क्या मैं स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि मेरा एग्रीकल्चर कितना कर रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा एग्रीकल्चर ड्रिवन सोसाइटी है। अगर मैं टर्शरी सेक्टर बढ़िया कर रहा है दैट मीन्स मेरी सर्विस सेक्टर बहुत बढ़िया है, राइट। और अगर सेकेंडरी कर रहा है तो इसका मतलब मैं क्या हूँ, एक बहुत ज्यादा बढ़िया कैपिटलिस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, राइट। मेरे पास हर एक मॉडर्नाइज टेक्निक्स हैं। सो शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर हमारी कंट्री में बाय 1990 वो कितना हो गया बच्चे, इट इंक्रीज, इट was 50.59% मोर देन दैट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। मतलब अगर हमारे एग्रीकल्चर में ग्रोथ जो है वो कितनी थी, 100 थी, तो हमारी ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर वाज 140.59। ठीक है, तो कह रहे इतनी ज्यादा ग्रोथ थी एज कंपेयर टू व्हाट योर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। और ये किस लिए हुआ बच्चे, इट बिकॉज इट वॉज बिकॉज एंड इट मतलब कि इट वॉज गिवन अ किक स्टार्ट रैदर, और ज्यादा इंप्रूवमेंट कब हुई, आफ्टर द 1991 की एलपीजी पॉलिसीज वर इंट्रोड्यूस्ड। अब जब हम एलपीजी मतलब जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि एलपीजी जो कि वैसे तो फॉर्मली हमारा 1991 के बाद लागू हुआ, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स इकोनॉमी में इंटरनली पहले ही शुरू कर दिए थे ये देखने के लिए कि ये पॉलिसीज कैसा परफॉर्म करेंगी, राइट। तो उस वजह से जब उन्होंने देखा यस देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन द जीडीपी contribution from the service sector, then okay, let's start the 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसीज से हम let's just introduce it formally, right। so उसके बाद से ये एक्सिलरेट हो गई, एक्सिलरेट मतलब और ज्यादा बूस्ट अप हो गई, राइट। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में किया था। अब आज का लेक्चर बच्चे स्टार्ट करने जा रही हूँ। सेकंड हमारे पास आ जाता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है, जैसे हम सिंपली समझते हैं मॉडर्न है, मॉडर्न मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां पे लोगों का क्या है, हाई है, अच्छा है, इम्प्रूव्ड है, राइट। सो इंडियन प्लानर्स हैव ऑलवेज recognized the need for modernization to raise the standards of living of people। मॉडर्नाइजेशन में दो चीजें हैं बेटा, एक तो बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी, हर एक के घर में हर बढ़िया से बढ़िया साधन हो, राइट, तो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। सेकेंड, सिर्फ अच्छी चीजें यूज करना है नहीं, अपनी सोच को भी बढ़िया करना, ऊंचा करना इज नोन एज मॉडर्नाइजेशन। सो चेंज इन द इंडियन आउटलुक। अर्लियर women were not taught to, या were not given that much importance कि उनको education was not that important for them, right। but ऐसा कहा गया नो, even women should know how to learn, they should be educated, they should be working, right। so this is a change in the outlook। sati system abolish hona, again change in the social outlook,
लड़कियों को भी काम करने दो, चेंज इन द सोशल आउटलुक, राइट। सो बच्चे ये दो चीजें जो है ये हमारी मॉडर्नाइजेशन में होती है। अगेन दो चीजें मॉडर्नाइजेशन में क्या है, एक तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव और दूसरा क्या है, सोच को चेंज कर। सो इंडियन प्लानर्स हैव ऑलवेज recognized टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Modernization includes number one, adoption of new technology. Modernization aims to increase the production of goods and services through use of new technology. कह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंप्रूव कैसे हो सकती है, बढ़िया कैसे हो सकती है, थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, farmer can increase the output on the farm by using seed varieties instead of using the old ones. कह रहे हैं कि एग्जाम्पल है, एक फार्मर जो है अपनी फार्म में प्रोडक्शन या फिर कह लो कि गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कैसे इंप्रूव कर सकता है, सीड्स को अच्छा यूज करेंगे, मे बी HYV सीड्स को यूज करके। पुराने वाले छोड़ दो, वो मत यूज करो। सिमिलरली अ फैक्ट्री कैन इंक्रीज आउटपुट बाय यूजिंग अ न्यू टाइप ऑफ मशीनरी। ऐसी मशीनरी जो कि ज्यादा अच्छे से ज्यादा नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करती है, लोअर कॉस्ट, जल्दी प्रोड्यूस कर देती है, डिफेक्ट्स कम लाती है। तो अगेन उससे क्या होगा बच्चे, मॉडर्नाइजेशन। नंबर टू, चेंज इन द सोशल आउटलुक। अगर लोगों को सोचने समझने और देखने का तरीका चेंज कर दो इकोनॉमी का। So modernization also requires change in the outlook, such as change in the empowerment or providing equal rights to a women. Gender, women empowerment. ठीक है, लोगों कहते हैं औरतों को काम करने दो, उनको पढ़ने लिखने दो, उनको जिंदगी में कुछ बनने दो, राइट। सिर्फ घर के कामों तक कन्फाइन मत रखो, या फिर उनका अपना स्टैंड होना चाहिए, उनको अपने खुद के व्यूज होने चाहिए। सब अच्छा, ये सारी चीजें क्या है, चेंज इन सोशल आउटलुक में इंक्लूड होती है। A society will be more civilized and prosperous if it makes use of the talents of women in the workplace. तो कह रहे हैं कि क्योंकि women are supposed to be more organized and multitasking. They are more creative than men. ठीक है, तो बच्चे वो कहते हैं कि अगर आप विमेन को भी अपनी सोसाइटी में, अपनी वर्क एनवायरनमेंट में कर लेके आओगे, तो वो क्या करेंगी, और इम्प्रूवमेंट ला सकती हैं और अच्छा कर सकती हैं आपके काम को। तो कह रहे इस वजह से अपनी सोशल आउटलुक, अपने सोचने का तरीका, नजरिया भी चेंज करो। अगर आदमी काम कर सकते हैं तो औरतें भी करेंगी। मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कॉम्प्लीमेंट्री और कॉन्ट्राडिक्टरी। अब क्वेश्चन आया कि जो मॉडर्नाइजेशन, अभी हमने कहा कि अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करो, चेंज करो अपना सोशल आउटलुक। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कह रहे हैं कि अगर आपने टेक्नोलॉजी बढ़िया यूज करी तो, और उससे क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, मतलब इज इट कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब साथ साथ चल रहे हैं, कि कॉन्ट्राडिक्टरी, कि मॉडर्नाइजेशन के साथ क्या पता कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही है, बल्कि रादर पीपल आर गेटिंग अनएम्प्लॉयड। वाई? बिकॉज machines are used in place of people, right? Are you getting it, Gurpreet, Bhavya, Karthik, Sabira? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So modernization as a planning objective was not expected to contradict with the employment. कह रहे हैं अब हमने जब मॉडर्नाइजेशन का जब गोल सेट किया, तो हमारे दिमाग में दूर दूर तक ऐसा नहीं था कि हमारे को एम्प्लॉयमेंट कम करके या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, नहीं। ठीक है, बट both modernization and employment generation are goals of planning were taken as complement to each other. बच्चे खुद सोचो, हमारी जैसी इकोनॉमी जहाँ पे लेबर फोर्स और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लेबर इतने सस्ते में मिलती है, तो बच्चे हमारे लिए मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमें लोगों को इंक्लूड करके, एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करके हमारे को मशीन को भी एडवांस करना है। ये नहीं था कि लोगों को हटा के मशीनों को हमने इस्तेमाल करना है, नहीं। हमें लोगों को काम करना सिखाना है नई बेटर टेक्निक्स के साथ। हमारे को न्यू टेक्नोलॉजी यूज करनी है, न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि हम और लोगों को एम्प्लॉय कर सकें। ये थिंकिंग थी किसकी, हमारे 5 ईयर प्लान, राइट। समझ रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन दीज टू who are expected to work under, first of all, modernization leads to increase in productivity. मैंने ये कहा कि अगर आप अच्छी मशीन्स लगाएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब कि जितने आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो और जिस रेट पे और जिस अच्छे तरीके से आप प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब डिफेक्टिव नहीं है, अच्छी क्वालिटी है,
प्रिसिशन है जिस तरीके से चाहते हैं हम। एक तो पहला गोल यही था, हम चाहते यही थे कि हमारी जो गुड्स है, ये सामान है, वो बढ़िया तरीके से अच्छे से इंप्रूव हो। सेकेंड, increase in productivity leads to higher level of production activity and higher level of income in the economy। तो याद करेंगे बच्चे, जब हमने फर्स्ट टाइम मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स समझाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी प्रोडक्शन, कार्तिक सुन लेंगे ध्यान से बच्चे, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, मतलब आपको गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करने हैं, तो आप खुद सोचो, अगर आप फैक्ट्री में बैठे हो, अगर प्रोडक्शन 12 महीने पूरा साल आपकी, आपको पता है अच्छी होने वाली है, ज्यादा होने वाली है, तो आप क्या करोगे? प्रोडक्शन इंक्रीज होनी है तो न्यू न्यू पीपल विल बी एम्प्लॉयड, है ना? ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करोगे। अगर न्यू एम्प्लॉयमेंट मतलब या एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव करोगे, उससे क्या होने वाला है बच्चे? आपका आउटपुट इंक्रीज होने वाला है। आउटपुट इंक्रीज होगा, न्यू लोग एम्प्लॉय होंगे, तो आपकी इनकम इन द इकोनॉमी विल राइज। अगर हर एक के पास पैसा है, पहले जिनके पास नहीं भी था उनके पास भी पैसा है, तो हमारी पूरी एग्रीगेट डिमांड या फिर डिमांड फॉर द पीपल इन द इकोनॉमी इज ऑल्सो गोइंग टू राइज। यस, जस्ट अ सेकेंड, लाइट चली गई है, वाईफाई खत्म हो जाएगा, एक मिनट।